बोले सर साबित तो कर ही लोगे आप, है। हम लोग बैंकिंग सुधार पर थे, ठीक है। तो पहला सुधार नरसिम्हन कमेटी का क्या था? बैंकों को अपना ब्याज दर स्वयं निर्धारण करने दिया जाए। पहले संकल्पना आई बीपीएलआर, दूसरी कंडीशन आई आधार वर्ष और तीसरी कंडीशन आई एमसीएलआर, ठीक है। अर्थात मार्जिनल कॉस्ट के बेस पर क्या किया जाए, इंटरेस्ट रेट तय किया जाए, ठीक है। दूसरा इनका सिफारिश क्या था, सीआरआर और एसएलआर को कम किया जाए। सीआरआर और एसएलआर को कम किया जाए, ठीक है। अब सीआरआर और एसएलआर को कम करने का प्रोसेस क्या था, ठीक है। दूसरी सिफारिश देखो, सीआरआर की जो प्रोसेस थी वो 3 से 15% के बीच रहती थी, अर्थात 3 से 15% के बीच ही सीआरआर यहां पर रखा जाएगा। और एसएलआर के लिए कंडीशन थी क्या कि 25% से लेकर 40% तक, ठीक है। स्थिति पूर्व में बनी हुई थी। कौन सी पूर्व में? ये, ठीक है। इनकी अनुशंसा को माना गया, अनुशंसा को माना गया और सीआरआर और एसएलआर की ऊपरी सीमा और निचली सीमा को समाप्त किया गया। दूसरी सिफारिश अर्थात सीआरआर कितना मैक्सिमम रखा जाता था, 40%। अब 40% अगर सीआरआर होगा तो मनी मल्टीप्लर क्या होगा, वो कम होगा। और मनी मल्टीप्लर कम होगा तो मनी की सप्लाई की वजह से विकास जो था वो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मुद्रा की पूर्ति पर कंट्रोल कर लिया गया। और जब मनी की पूर्ति पर कंट्रोल कर लिया गया तो यहां पर क्या हुआ कि इसमें एक चेंजेस लाने की बात आई नरसिम्हन कमेटी ने। और उस कमेटी ने कहा कि ये बात ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमको ये निचली सीमा और ऊपरी सीमा इसको समाप्त करना होगा। अब एसएलआर 18 है, अब 18 है तो निचली सीमा भी समाप्त कर दी गई और मैक्सिमम जो 40% रखा जाता था उसको भी अब क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। तो नरसिम्हन कमेटी की जो सिफारिश थी उसको हमने इस तरह से सेकंड को माना, ठीक है। थर्ड कंडीशन में क्या था, नए बैंकों को लाइसेंस दिया जाए, ठीक है। अर्थात बैंकों को विस्तारित किया जाए, नए बैंकों को लाइसेंस दिया जाए, ठीक है। ये सिफारिश थी, अर्थात बैंकों को विस्तारित किया जाए, ये सिफारिश लिखाई है मैंने, विस्तार किया जाए, ठीक है। तो अब जब बैंकों के विस्तार की बात आई तो ये सिफारिश को कैसे माना गया यहां पर, ठीक है। सरकार के द्वारा इस सिफारिश को भी माना गया, के द्वारा इस सिफारिश को भी माना गया को भी माना गया, ठीक है।
सरकार ने क्या किया, इस सिफारिश को भी मान लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। और फिर क्या हुआ, लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू हुई। सबसे पहले तो साधारण तरीके से 1993 में, 93-94 में, ठीक है, 10 बैंकों को लाइसेंस दिया गया था, ठीक है। कुछ बैंक 93 में स्टैब्लिश्ड हो गई थी, कुछ 94 में, ठीक है, जिसमें केवल 6 बैंक ही सफल रही, ठीक है। 4 बैंकों का दूसरी बैंकों में मर्जर कर दिया गया, ठीक है। ये निजी क्षेत्र की बैंक स्टैब्लिश्ड हो रही हैं। कौन सी बैंकें स्टैब्लिश्ड हो रही थी? निजी क्षेत्र की 10 बैंकों को लाइसेंस मिला था पहली बार 1991, अभी तक नहीं था, ठीक है, अभी तक नहीं था। राष्ट्रीयकरण के बाद इस तरह की प्रक्रिया बिल्कुल समाप्त हो गई थी, एक चेंजेस देखने को मिला। 2001 में 1 से 3 के बीच, ठीक है, 2 बैंकों को लाइसेंस दिया था मैंने, को लाइसेंस दिया। कितनी बैंकों को लाइसेंस दिया था? 2 बैंकों को लाइसेंस दिया था हमने 2001 और, ठीक है। कौन कौन सी बैंकों को दिया था? कोटक महिंद्रा, बैंक और यस बैंक, ठीक है। कौन सी बैंक? यस बैंक को लाइसेंस दिया था और कोटक महिंद्रा बैंक को लाइसेंस दिया था, अर्थात 2 बैंकों को लाइसेंस दिया गया। कब? 2001 से 3 के बीच में यहां, ठीक है। फिर उसके बाद में 2013 में बैंकिंग लाइसेंस के लिए, बिमल जलान कमेटी बनाई गई। बिमल जलान कमेटी बनाई गई, ठीक है, जिसने बैंकिंग लाइसेंस के लिए तो याद रखना, बिमल जलान समिति किससे संबंधित? नरसिम्हन कमेटी बैंकिंग सुधार से। बिमल जलान कमेटी किससे हो गई? बैंकिंग लाइसेंस से संबंधित हो गई। कौन सी? बिमल जलान कमेटी यहां, ठीक है, जिसमें बैंकिंग लाइसेंस के लिए शर्तों को लागू किया गया, ठीक है। इसने कहा कि कुछ शर्तें हैं जिसके आधार पर बैंकिंग लाइसेंस दिए जा सकते हैं। नंबर 1 शर्त, ठीक है, 25% ब्रांच गैर ग्रामीण बैंकिंग क्षेत्र में स्थापित की जाए। बैंकिंग क्षेत्र में स्थापित की जाए। कितनी परसेंट ब्रांचेस? 25% ब्रांचेस जो हैं वो गैर ग्रामीण बैंकिंग क्षेत्र में स्थापित की जाए, तब बैंकिंग को यहां पर लाइसेंस मिलेगा, ठीक है। नतीजा यह हुआ कि और 10 वर्ष का
वित्त के क्षेत्र में अनुभव हो। वित्त के क्षेत्र में क्या हो? अनुभव हो। दूसरी कंडीशन ये, हो गया है? हाँ, नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। 10 वर्ष का वित्त का अनुभव हो, इसका मतलब 10 वर्ष का वित्त का अनुभव पहले से कोई कंपनी वित्त का काम कर रही हो उसी को मिलेगा, ठीक है। नतीजा 2 बैंकों को लाइसेंस मिला। कितने? 2 बैंकों को लाइसेंस मिला था। तो 2 बैंकों को लाइसेंस मिला था, तो 2013, 14 में, 15 में नंबर 1 IDFC बैंक को और बंधन बैंक को, किसको लाइसेंस मिला था? तो कोटक महिंद्रा याद हो गई, यस बैंक याद हो गई, सन याद रहेंगे आसपास, दोनों बैंकों के सन याद रहेंगे। जैसे ICICI बैंक का पूछा जा चुका है, 1993-94 में ICICI बैंक को मिल रहा था 6 बैंकों का, ठीक है। 6 बैंकों के साथ ICICI बैंक को मिल रहा था। उसकी जरूरत मुझे समझ में नहीं आई इसलिए नहीं लिखाया मैंने। तो IDBFC और बंधन, ठीक है। जब वो क्वेश्चन पूछा गया था उस समय लाइसेंस दिए गए थे, तो करंट का क्वेश्चन था। अभी मैक्सिमम करंट का कौन सा बनेगा? और बंधन बैंक, यहां पर 2 बैंकें यहां पर एस्टेब्लिश की गई थी। नोट, पच्चीस लाइसेंस आए थे यहां मांगने के लिए, 25 लोग। जिन बैंकों को लाइसेंस नहीं दिया गया था, लाइसेंस नहीं दिया गया था, उनसे कहा गया ठीक है, उनसे तात्कालिक गवर्नर रघुराम राजन ने कहा था, ने कहा कि आप विभेदित बैंक में आ जाओ। में आ जाओ, ठीक है। किस में पहुंचो? विभेदित बैंक में पहुंच जाओ। जिनको लाइसेंस नहीं मिल रहा भैया परेशान मत हो ज्यादा, ठीक है। नोट सेकंड, 2013 में वित्तीय समावेशन के लिए गठित कमेटी नचिकेत मूर कमेटी। तो वित्तीय समावेशन के लिए कौन सी कमेटी? 3 कमेटी याद हो गई, नचिकेत मूर, विमल जलान और नरसिम्हन, याद हुई, ठीक है। तो नचिकेत मूर कमेटी किससे संबंधित है? वित्तीय समावेशन, ठीक है। ने सर्वप्रथम विभेदित बैंक को स्थापित करने की बात कही थी।
स्थापित करने की बात कही थी। ठीक है, किसको एस्टेब्लिश करने की बात कही थी? विभेदित बैंक को एस्टेब्लिश करने की बात कही थी बैंकिंग लाइसेंस के संदर्भ में, जब ये चीजें निकल कर आई थी। क्लियर हुआ? तो सिफारिश कौन सी थी? बैंकों का विस्तार किया जाए। अभी बताते हैं, चिंता ना करो। हम एक साथ भी लिखा सकते थे कमेटियां, कहानी के रूप में चल रही है तो आपको थोड़ा सा याद हो जाएगा और कुछ नहीं। कर दूं? दूसरा है विभेदित बैंक। किसकी बात की? विभेदित बैंक। ऐसी बैंकें जिन्हें बैंकिंग कार्य सीमित स्तर पर तक ही करने की छूट होगी। ठीक है, करने की छूट होगी। ठीक है, बैंकिंग कार्य सीमित स्तर तक ही करने की छूट होगी। जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक, लघु वित्त बैंक, दूसरा पेमेंट बैंक, भुगतान बैंक। ठीक है, ये भी 2015 में, ये भी 2015 में प्रारंभ। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक सेकेंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक, फर्स्ट पेमेंट बैंक है। फर्स्ट पेमेंट बैंक।
पहले लाइसेंस मिलेगा किसका? पेमेंट बैंक का। पेमेंट बैंक को ट्रांसफर किया जाएगा स्मॉल फाइनेंस बैंक में, स्मॉल फाइनेंस बैंक कन्वर्ट होगी बैंक में। ठीक है, पहले किससे आएंगे? पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और फिर सीमित सेवा देंगे, अर्थात जनता को लोन नहीं देते हैं, लेकिन ये जनता को लोन थर्ड पार्टी के थ्रू दे सकते हैं। हाँ, पेटीएम इसी में आएगा, पेमेंट बैंक। ठीक है, जनता को लोन देंगे लेकिन कैसे? थर्ड पार्टी के माध्यम से। जैसे कोई बैंक से ये लोग टाई अप कर लेंगे, उस बैंक को टाई अप करके वित्त उपलब्ध कराएंगे। जब आप फॉर्म भरोगे तो उस बैंक का नाम आ जाएगा, सारे करार उस बैंक से होंगे और सारे करार बैंक से होंगे, तो बैंक से ये कमीशन ले रहे होंगे। ठीक है, पेमेंट बैंक के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट होकर निकल कर आता है। मैक्सिमम ट्रांसफर हो सकता है कितना? 2 लाख रुपए तक मैक्सिमम इसमें ट्रांसफर हो सकता है पेमेंट बैंक के। पहले सीमा कितनी थी? 1 लाख रुपए थी, 2 लाख रुपए तक के ट्रांसफर की सीमा आ गई है पेमेंट बैंक की। तो पेमेंट बैंक हो गया। एक्चुअली में ये सिस्टम चला कैसे हुआ देखो, क्या कर दूं इसको? बस आपको ये याद रखना पेमेंट बैंक कौन सी है। पहली पेमेंट बैंक, बस इतना ही काफी है आरओ के एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन फिर भी यहां पर हम लोग एक तरह से देख लेते हैं क्या एक्चुअली में पहले होता क्या था। एक सिस्टम था पीपीआई के नाम से जानते थे, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के नाम से चलता था। ठीक है, ये पीपीआई प्रोवाइड कराने वाले कौन थे? ये मोबाइल कंपनी के लोग हुआ करते थे। ठीक है, और ये मोबाइल कंपनी के जो लोग थे, ये सिम के आधार पर, किसके आधार पर? सिम के आधार पर, सिम से ही एक आईडी जनरेट करते थे, एक वॉलेट तैयार करते थे। क्या तैयार करते थे? एक वॉलेट तैयार करते थे सिम के आधार पर। ठीक है, उसको क्या कहते थे? प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के नाम से जानते थे, अर्थात पीपीआई के नाम से उसको जानते थे। ठीक है, सबसे पहले यहां से शुरुआत हुई थी भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन की, आप ये समझ लो। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। प्रॉब्लम क्या आना शुरू हो गई कि एक तो ये लोग क्या करते थे कि जब वॉलेट में पैसा रखते थे, तो जब पैसा फंड का ट्रांसफर किया गया किसी थर्ड पार्टी को या किसी को, तो ये लोग चार्ज लेते थे। ठीक है, क्या लेते थे? चार्ज लेते थे ये लोग पैसा ट्रांसफर का। जैसे किसी को भुगतान किया तो 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए। तो ये कहा जाने लगा कि वस्तु तो ग्राहक के लिए महंगी हो गई, क्योंकि पूरी तरह से फ्रिंजिबल नहीं हुई, अर्थात परिवर्तनीय नहीं हुई पूरी तरह से वस्तु और रुपए। जस्ट लाइक ये कि मैंने टॉफी खरीदी 100 रुपए की चॉकलेट, और मैं जब स्कैन करके एयरटेल पीपीआई से पेमेंट कर रहा हूं तो वो मुझे देने पड़ रहे हैं 102 रुपए, क्योंकि 2 रुपए इनके द्वारा चार्ज लिया जा रहा था। एक और समस्या आई, और वो समस्या क्या थी कि इनका जो वॉलेट तैयार होता था वो कैसे होता था? सिम के बेस पर। ठीक है, तो जब सिम के बेस पर, तो किसी आदमी ने अगर सिम बंद कर दी और वॉलेट में अगर पैसा है तो डूब गया। वो ट्रांसफर कैसे हो? वो ट्रांसफर कैसे हो जो वॉलेट में पैसा है? ये एक समस्या आ गई यहां। तो जब समस्या आ गई तो ऐसी कंडीशंस में उसी समस्या का समाधान निकाला गया, किसमें? पेमेंट बैंक में। ठीक है, अर्थात सिम नंबर और वॉलेट आईडी दोनों अलग अलग जनरेट होंगी। सिम नंबर और वॉलेट आईडी दोनों अलग अलग जनरेट होंगी। इस तरह से इसमें यह प्रावधान रख दिया गया। ठीक है, तो अगर किसी आदमी ने सिम चेंज कर दिया, ठीक है,
तो वो वॉलेट आईडी से अपने पैसे को सुरक्षित रख सकता है और दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर कर सकता है। इस तरह की इसमें सुविधा दी गई, ठीक है। और ट्रांजैक्शन का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ये भी इसमें कहा गया, ठीक है। लेकिन सर हम कुछ पेमेंट करते हैं तो उसमें तो चार्ज ले रहा है, एक्स्ट्रा ले लेता है, ठीक है। रिचार्ज करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली में इन कंपनियों ट्रांजैक्शन कर रही हैं। अब जब ट्रांजैक्शन कर रही है तो ट्रांजैक्शन के बाद में सरकार इन पर सर्विस चार्ज आरोपित करता है या फिर कोई अन्य सरचार्ज आरोपित करता है। तो सरचार्ज इन्हीं को पे करना है कंपनियों को, लेकिन कंपनियां कहती हैं कि मैं क्यों करूं, मैं तो ग्राहक से लूंगा सरचार्ज। तो सरकार को वो भुगतान करना है उतना पैसा, सरकार को उतना पैसा भुगतान करना है। जैसे एयरटेल और जियो, ठीक है, जियो और एयरटेल, अगर यहां पर जियो का कोई व्यक्ति एयरटेल में बात करेगा तो ट्राई कहता है क्या कि आपको 6 पैसा पर मिनट का पे करना होगा। किसको? हमको, ट्राई को, सर्विसेज का। कितना? अगर एक से दूसरे की तरफ ट्रांसफर करते हो आप कॉल, तो जियो का जियो में करते हो तो कोई पैसा नहीं। इसका मतलब है क्या? अगर 6 पैसा पर मिनट है तो 60 पैसे का कितना मिनट? 60 पैसे का 60 मिनट, 100 पैसे का 100 मिनट, 100 पैसे का 100 मिनट हो गया ना। अब 100 पैसे का 100 मिनट हो गया तो उस कंडीशन में क्या हो गया? 1 रुपए का 100 मिनट टॉक टाइम मिल जाएगा। अब कंपनियां क्या करने लगी? आपसे 10 रुपए या 20 रुपए या 50 रुपए का रिचार्ज कराती हैं और कहती हैं क्या? अनलिमिटेड टॉक टाइम। अनलिमिटेड नहीं है वो, उसमें स्टार लगा होगा और लिखेगा इतने मिनट का ही चार्जेज है। तो सेम यहां पर अगर पैसा ले रही है पेमेंट बैंक, तो आपको याद रखना है ये पेमेंट बैंक इसलिए ले रही है क्योंकि सरकार के द्वारा उस पर आरोपित किया गया है, वो उसी को ले रही है, ट्रांजैक्शन में कोई पैसा नहीं लेती है, ठीक है। आप मुझे ट्रांसफर करोगे तो कोई पैसा है? भावनाएं समझ गए कि नहीं? अब वो कैलकुलेशन जो है वो देखते रहिएगा, ठीक है। 6 पैसे में 1 मिनट है, अब वो ठीक है, अब अपना समझिएगा, हमको ये नहीं समझाना है। हम तो बस केवल क्या है, पेमेंट बैंक और, ठीक है, स्मॉल बैंक। तो सरकार यहां पर जब इस पर चार्ज करती है तो उसका पैसा भुगतान करना पड़ रहा है और कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं। लोन नहीं दे सकती हैं आम जनता को। मैं अच्छा पूछूं, एसएलआर रखेंगे या ये नहीं? क्यों नहीं रखेंगे एसएलआर? सीआरआर रखेंगे? क्या ये पेमेंट बैंक सीआरआर रखेंगे? वॉलेट में पैसा आ रहा है, सीआरआर नहीं रखना पड़ेगा इनको? क्यों नहीं रखना पड़ेगा? डूब गया जनता का पैसा तो? पेमेंट बैंक अगर आप क्या कर रहे हो, रखना पड़ेगा कि नहीं? आम जनता को ऋण नहीं देते इसलिए एसएलआर रखने की इन्हें जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कैश का एक हिस्सा इनको रखने की जरूरत पड़ती है सीआरआर के रूप में। क्लियर? तीसरी सिफारिश याद हो गई? पहली कौन सी थी? नरसिम्हन कमेटी की। दूसरा, तीसरा लाइसेंसिंग पॉलिसी। लाइसेंस कहां तक मिल चुके हैं?
ठीक है, याद रखना, अगर कोई बैंक यहां पर लाइसेंस के लिए आती है तो सबसे पहले अब वो कहां जाएगी, 10 साल का वित्तीय अनुभव होना चाहिए, तभी लाइसेंस मिलेगी। और 25% ब्रांच, एक बैंक डूबी थी, भारतीय महिला बैंक, एसबीआई मर्ज हुआ, 2013 के लाइसेंस में मिला है उसको भी। 19 नवंबर 2013 को इंदिरा गांधी के जन्मदिन के दिन, जिसे टॉयलेट दिवस मनाया किसने, मोदी गवर्नमेंट ने 19 नवंबर को। तो अब ऐसी कंडीशंस में क्या है कि उसी दिन इस्टेब्लिश हुई थी भारतीय महिला बैंक, मनमोहन सिंह थे और भारतीय महिला बैंक इस्टेब्लिश की थी उनके द्वारा। तो भारतीय महिला बैंक का मर्जर किया गया, क्यों, क्योंकि सरकार की बैंक थी, इसकी शर्तें जो थी वो फॉलो अप की नहीं गई। लाइसेंस देने की एक शर्त नहीं, कई शर्तें हैं, हमने आपको मेन शर्त लिखा दी जो आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। पेड अप कैपिटल की शर्त भी है, इसमें कई शर्तें हैं, एक शर्त नहीं है। आपके काम की शर्तें बस याद रखना, 10 साल का वित्तीय अनुभव, 25% ब्रांच गैर ग्रामीण क्षेत्र में। तो उसकी 25% ब्रांच ग्रामीण क्षेत्र में थी ही नहीं, क्योंकि सरकार की बैंक थी, जबरदस्ती लाइसेंस दे दिया गया था और वित्त का अनुभव ही नहीं था। अब वित्त का अनुभव नहीं था तो इन्हें कर्मचारियों की जरूरत थी, तो ये खींचने लगे अन्य बैंकों से, इधर से आ जाओ, बोले बैंक ऑफ इंडिया में काम करते हो मैनेजर, बोले सेकंड ग्रेड के मैनेजर हो, फर्स्ट ग्रेड का बनाऊंगा, आ जाओ। वो कूद कर जम कर गया। अब बैंक ऑफ इंडिया का कर्मचारी जो फर्स्ट ग्रेड में आया, पता ही है आपको, नई बैंक थी, अच्छा खासा पेंट वेंट करके बनाए गए थे, ग्राहक जोड़ ही नहीं पाए, क्योंकि दिमाग में तो बैठा हुआ है क्या, महिला बैंक है तो महिलाओं के ही अकाउंट खुलते होंगे, जबकि हकीकत क्या था, सबके अकाउंट खुलते थे उस भारतीय महिला बैंक में। और भारतीय महिला बैंक में बस केवल महिलाओं को यह था कि 1 करोड़ रुपए तक बिना गिरवी रखे हुए उन्हें लाइसेंस देने की परमिशन, उन्हें 1 करोड़ तक बिना लाइसेंस के, एक तरह से बिना गिरवी रखे हुए ही लोन मिलने की फैसिलिटीज थी, बस इतना लाभ था उनका, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ हाँ, नहीं, फिक्स डिपॉजिट एक तरह से रखते हैं, लेकिन एसएलआर रखने की जरूरत उनको अभी नहीं है। हाँ, इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है, एफडी कर रहे हैं। धीरे धीरे इन्हें बैंकिंग का दर्जा दे दिया जाएगा ना, ये तो प्रारंभिक प्रक्रिया में है बस, ठीक है। अभी जैसे ये लोन दे रहे हैं, धीरे धीरे ये भी देने लगेंगे लोन, इन्हें स्मॉल फाइनेंस बैंक का दर्जा दिया जाएगा। एक्चुअली में 25 आ गए थे, आवेदन आए थे 25 बैंक के, और जिसमें सबसे ज्यादा आए थे मोबाइल वाले, कुमार मंगलम बिरला, भगाया गया क्या कह के स्कैम में हो, अनिल अंबानी भगाए गए क्या कह के स्कैम में हो, बकायदा कहा आरबीआई ने लिखित में कि आप इस स्कैम में हो, लाइसेंस, क्योंकि इसकी बैंक की लाइसेंस की एक शर्त ये भी थी कि जब आपको लाइसेंस दिया जाएगा तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रूप में जब काम करेंगे तो अपने समूह के किसी भी बैंक को ऋण नहीं देंगे। और ये आए क्या थे कि हम घाटे में जा रहे हैं, बैंक एस्टेब्लिश करेंगे और अपनी कंपनी को ऋण, आरबीआई ने भगा दिया लिख के बकायदा कि नहीं, चलिए बाहर। अब नाराज हो गए भाई, उद्योगपति तो उद्योगपति है ना, 25 लाइसेंस यहां पर रद्द किए गए, और 25 लाइसेंस रद्द किए गए तो नाराज हुए थे। तो उस समय बवाल भी हुआ था इन बैंकों के लाइसेंस के लिए कि सरकार क्या कर रही है, भेदभावपूर्ण नीति अपना रही है। क्लियर। अब क्या है, सेकंड नरसिम्हन कमेटी की सेकंड की सिफारिश थी, याद है, बीआरएस, वॉलेंट्री रिटायरमेंट सिस्टम को लाया जाए की व्यवस्था को अपनाया गया। किसको अपनाया गया,
वॉलेंट्री रिटायरमेंट सिस्टम व्यवस्था को अपनाया गया, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। को अपनाया गया। ठीक है। तीसरी कंडीशन, नरसिम्हन कमेटी सेकंड की सिफारिश और क्या थी? तकनीकी का विस्तार। ठीक है। अब इस तकनीकी का विस्तार करने के लिए कई प्रकार के कदम उठाए गए। ठीक है। जैसे नीरज गुप्ता कमेटी बनी थी, ठीक है। कैशलेस इकोनॉमी, की बात कही थी। अर्थव्यवस्था में किसको बढ़ाया जाए? कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ाया जाए और इस पर फोकस्ड होकर काम किया जाए। नीरज गुप्ता कमेटी डेवलप हुई थी, नीरज कुमार गुप्ता की। ठीक है। अब इसके लिए, ठीक है, सबसे पहले भारत में एनपीसीआई का निर्माण 2008 में किया गया। ठीक है। चलो मैं बोलता हूं। ठीक है। थक गया मैं। लिख लेंगे ना? बोलूं? एनपीसीआई ने, लिखिएगा इसी में, एनपीसीआई ने कई प्रकार के कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन को विकसित किया है।
यह एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है। याद रखना, इसको याद रखना कोष्टक में, लाइन में। यह एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है। अर्थात इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। लाभ कमाना नहीं है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नंबर 1, रुपए डेबिट कार्ड। नंबर 1, रुपए डेबिट कार्ड। इसके द्वारा कौन कौन से चीजें डेवलप की गई हैं? नंबर 1, रुपए डेबिट कार्ड। रुपए डेबिट कार्ड, इसे 2013-14 में एनपीसीआई के द्वारा विकसित किया गया है। एनपीसीआई के द्वारा विकसित किया गया है। यह एक पेमेंट गेटवे है। यह एक पेमेंट गेटवे है। और रुपए नामक पेमेंट गेटवे का सर्वप्रथम प्रयोग रुपए नामक पेमेंट गेटवे का सर्वप्रथम प्रयोग काशी गोमती ग्रामीण बैंक काशी गोमती ग्रामीण बैंक के द्वारा किया गया। आने लगी दिक्कत। वंदना सर रिपीट कर दिया, यही काम न करवाओ, इसीलिए लिखना पड़ता मुझे। अब देखो, पेमेंट गेटवे का कॉन्सेप्ट समझना, यहां पर थोड़ा सा बस ऐसे ही समझ लेते हैं, ठीक है। ये राम भाई हैं और ये श्याम भाई है, ठीक है। राम भाई श्याम भाई की दुकान पर जाते हैं और कुछ पेमेंट इनको करना है, क्योंकि श्याम भाई की दुकान से इन्होंने कुछ सामान खरीद लिया। अब पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए ये चाहते हैं कि मेरे अकाउंट से पेमेंट हो जाए। राम भाई किसके अकाउंट में पेमेंट करना चाहते हैं? श्याम भाई के। और क्या चाहते हैं कि पेमेंट मेरा हो जाए। अब पेमेंट यहां पर हो जाए तो ऐसी कंडीशंस में श्याम भाई के अकाउंट की जरूरत पड़ेगी और राम भाई के अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। अब अकाउंट, इनका अकाउंट से इधर ट्रांसफर होना है, इसकी जांच करने के लिए बैंक बीच में आएगी। इनकी जांच करने के लिए एक बैंक आएगी बीच में, इनके अकाउंट की और, ठीक है। अब बैंक जब आएगी तो ऐसी कंडीशंस में जाहिर सी बात है कि हर आदमी बैंक के सॉफ्टवेयर में जाएगा
ये भी जाएंगे बैंक के सॉफ्टवेयर में और बैंक के सॉफ्टवेयर में जाकर अपनी जानकारी को फिल करेंगे, फिल करके ये ट्रांसफर करने की अनुमति मांगेंगे। उस कंडीशंस में बैंक में संदिग्ध आदमी बराबर आएगा और बराबर जाएगा। कौन पता कि राम भाई ही कर रहे हैं या श्याम भाई कर रहे हैं। और कोई आदमी ऐसा भी आ सकता है कि जो वायरस को जनरेट किया हो और वायरस को जनरेट करके बैंक के कोड को तोड़ दे और तोड़ने के बाद में बैंक के सॉफ्टवेयर में इंटर कर जाए। ठीक है, जैसे पहले एक आदमी ने मुंबई के ने क्या किया कि बैंक का सॉफ्टवेयर तोड़ा जो बैंक का था और उसके अकाउंट से एक एक रुपए ट्रांसफर किया सबके अकाउंट से। कितना? उसने करोड़ों रुपया ट्रांसफर किया अपने अकाउंट में एक एक रुपए से। हर दिन वो 10-20 हजार रुपए ट्रांसफर कर लेता सबके अकाउंट से एक एक रुपए मारकर। अब एक रुपया आपका कट जाएगा तो आप भी क्या होगा? ठीक है, आप भी नहीं देखोगे। और आप भी नहीं देखोगे तो ऐसी कंडीशंस में बैंकिंग सेक्टर में जब अब तक आप जाओ नहीं तब तक वो बैंक वाला भी आपके अकाउंट को नहीं चेक करेगा कि कितना है क्या है। ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर पूरा निकल गया तो बैंक मैनेजर को जाने क्या सूझा, उसने मारा कि किसकी कितनी यहां से निकासी हुई पैसे की, तो देखा उसने यार सबका एक एक रुपया एक अकाउंट में आ रहा है जो कि इस खाते में है और वो पूरे विश्व से पूरे भारत के अकाउंट से आ रहा है। ऐसा ये क्या कर रहा है कि एक रुपए मंगाता है? ऐसा क्या कर रहा है ये एक ही रुपए मंगाता है? ठीक है, नतीजा ये हुआ कि इसका मतलब बैंक में सेंधमारी हो गई थी, एक रुपए की सेंधमारी हो गई थी और बैंक के एक रुपए की सेंधमारी हो गई थी। तो बैंक अपने अकाउंट को कैसे सुरक्षित करे? तो बैंक ने एक थर्ड पार्टी से संपर्क किया। उस थर्ड पार्टी का नाम है गेटवे। क्या है? गेटवे। ठीक है, ये गेटवे कहते हैं क्या कि भैया घुसने की परमिशन केवल आपके बैंक में मुझे होगी, मेरा एक सिक्योर सिस्टम है, उस सिक्योर सिस्टम में सारी जानकारी मैं स्टोर करूंगा और फिर ये लोग हमारे पास आएंगे और कहेंगे पेमेंट कर दो, ये लोग हमारे पास आएंगे पेमेंट कर दो। ठीक है, नतीजा ये होने लगा कि ये पेमेंट गेटवे बनकर आ गए कौन से? वीजा या मास्टर कार्ड के नाम से। ये तो सबके पास है ही। अब वीजा और मास्टर कार्ड के नाम से जब बनकर आ गए तो जाहिर सी बात है कि अब पेमेंट गेटवे क्या कर रहा था? किसी को पैसा चाहिए तो पेमेंट गेटवे के थ्रू आ रहा है, वो पहले अपनी एंट्री सारी पेमेंट गेटवे को बता रहा है। पेमेंट गेटवे अंदर घुस रहा है बैंक के, कह रहा है ठीक है पेमेंट हम कर रहे हैं। मतलब एक ही आदमी बैंक के अंदर जा रहा है सॉफ्टवेयर के माध्यम से और वो आदमी कौन है? इसका मतलब सारी जानकारी किसके आ गई? हमारे अकाउंट की भी जानकारी आ गई, उनके अकाउंट की भी आ गई और बैंक की भी सारी जानकारी किसके पास? पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे से कह रही थी सरकार कई सालों से कि आप अपना जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो भारत में ही डेवलप करो। आप अमेरिका के हो, हमारी सारे लोगों की जानकारी कहां है? अमेरिका में है। ये लोग डेवलप नहीं कर रहे थे, इनको बड़ा कह रहे थे कि आप करो करो करो, कर ही नहीं रहे थे। नतीजा भारत सरकार को अपना पेमेंट गेटवे लाना पड़ा, जिसको कहा गया क्या? रुपए। और जैसे ही रुपए आया तब फिर भारत सरकार ने डंडा चलवाया सुप्रीम कोर्ट से और कहा कि पेमेंट गेटवे को अपना सिक्योरिटी सिस्टम का पूरा सॉफ्टवेयर कहां डेवलप करना पड़ेगा? इंडिया में ही। सारी जानकारी स्टोर कहां? जब इंडिया का ट्रांजैक्शन का सारा डिटेल इंडिया में रहेगा तो इंडिया के अंदर कोई सेंधमारी नहीं करना है तो बाहर निकलो। आपने देखा होगा कि इन्होंने फिर अपने एटीएम कार्ड चेंज किए थे। चिप वाले आ गए थे ना फिर कि भाई एटीएम कार्ड, क्योंकि इनकी सारी जानकारी क्या थी? सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया कि गेटवे क्या करना पड़ेगा आपको, सारी जानकारी सिक्योरिटी सिस्टम के अंतर्गत इंडिया में रखनी होगी। तब ये एक तरह से यहां पर क्या हुआ था कि काबू में आए।
अगर ये एनपीसीआई के द्वारा डेवलप ना किया गया होता रुपए कार्ड तो फिर काबू में नहीं आते। क्लियर हो गया? ठीक है। दूसरा लिखिए भीम ऐप। पहला तो हो गया रुपए कार्ड, एनपीसीआई के द्वारा डेवलप किया गया है। दूसरा कौन सा? भीम ऐप। भीम। दूसरा कौन सा? भीम ऐप। भारत इंटरफेस ऑफ मनी के नाम से जाना जाता है। भारत इंटरफेस ऑफ मनी के नाम से जाना जाता है। इंटरफेस ऑफ मनी के नाम से जाना जाता है। यह एक मोबाइल एप्लीकेशन है। यह एक मोबाइल एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन है जिसमें 12 अंकों के आधार नंबर के माध्यम से अंकों के आधार नंबर के आधार पर वित्तीय लेन देन कर सकता है। ठीक है। तो दूसरा एनपीसीआई के द्वारा कौन सा है? भीम ऐप भी डेवलप किया गया है एनपीसीआई के माध्यम से। ठीक है। एटीएम लिख लीजिएगा। एटीएम, दो ही प्रकार के एटीएम बस लिख लीजिएगा। एटीएम, एटीएम के प्रकार, एटीएम के प्रकार। क्या है एटीएम का फुल फॉर्म? ऑटोमेटिक टेलर। क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम। एटीएम कई प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वाइट लेवल एटीएम। वाइट लेवल एटीएम। वाइट लेवल एटीएम। वाइट, वाइट सफेद, वाइट लेवल एटीएम। यह एटीएम थर्ड पार्टी के द्वारा संचालित किए जाते हैं। जिसके माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ब्राउन लेवल एटीएम बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जाती है। बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जाती है। ब्राउन लेवल एटीएम, ब्राउन, ये लिखा ब्राउन, कलर के बेस पर है। ब्राउन लेवल एटीएम, यह एटीएम स्वयं बैंक के द्वारा संचालित किए जाते हैं। बैंक के द्वारा संचालित किए जाते हैं। और तकनीकी और रखरखाव का जिम्मा, तकनीकी और रखरखाव का जिम्मा
अन्य पार्टी को या निजी संस्थान को दिया जाता है, अन्य पार्टी को या निजी संस्थान को दिया जाता है। अन्य तकनीकी का विस्तार कैसे हो रहा है? अन्य तकनीकी का विस्तार और कैसे किया जा रहा है? IFSC कोड, अन्य तकनीकी का विस्तार IFSC कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, IFSC कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। यह 11 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक, यह 11 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। यह 11 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, जिसमें प्रारंभ के 4 अंक संस्था के लिए, 5वां अंक 0, 5वां अंक 0 भविष्य के लिए, 5वां अंक 0 भविष्य के लिए, और 6 अंक, शेष 6 अंक शाखा पहचान के लिए, शाखा पहचान के लिए, शेष 6 अंक शाखा पहचान के लिए रखे जाते हैं। IFSC के माध्यम से कई प्रकार से बैंकिंग, गतिविधियां की जाती हैं। बैंकिंग गतिविधियां की जाती हैं। नंबर 1 RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसके माध्यम से RTGS, इसके माध्यम से विद इन सेकेंड फंड का ट्रांसफर, अरे अंग्रेजी भी सीख लो थोड़ी सी फंड का ट्रांसफर या फंड का हस्तांतरण किया जाता है। फंड का ट्रांसफर या फंड का हस्तांतरण किया जाता है। इसमें
2 लाख रुपए तक, मिनिमम 2 लाख रुपए तक फंड का हस्तांतरण किया जाता है। फंड का हस्तांतरण किया जाता है। कितने तक? दूसरा, निफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसके माध्यम से 24/7 फंड का हस्तांतरण किया जाता है। फंड का हस्तांतरण किया जाता है। इसमें 24 घंटे के अंदर फंड का हस्तांतरण होता है। कैसे? नहीं, वो ऑन साइट होगा या ऑफ साइट होगा, कई प्रकार के और भी होते हैं। ऑन साइट का मतलब है कि जो कैंपस होगा उसके अंदर ही स्टैब्लिश्ड होगा, ठीक है, उस कैंपस के एम्प्लॉय के गतिविधियों के लिए वो एटीएम अलग चलता है, ठीक है। ठीक है। तीसरा है IM इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सिस्टम, इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सिस्टम, इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सिस्टम। इसके माध्यम से तत्काल मोबाइल के माध्यम से फंड का ट्रांसफर किया जाता है। फंड का ट्रांसफर किया जाता है। देखो, पहले ये अंतर थे इनमें, अब कुछ ऐसा अंतर वगैरह रह नहीं गया, ठीक है। पहले जब पढ़ाया जाता था तो अंतर था, अब सब चीजें बिल्कुल सेम हो गई है। विद इन सेकेंड ट्रांसफर होता है एनईएफटी में। पहले होता था क्या, 24 घंटे लग जाते थे, तो अब कुछ है नहीं। गवर्नमेंट ने भी अलाउ कर दिया है कि आप विद इन सेकेंड कर सकते हो अगर करना चाहो। IMPS भी कर सकते हो। हाँ, IMPS में एक केस मेरे साथ हुआ था, और वो केस क्या हुआ था कि कहीं कोचिंग से मुझे पैसा जब ट्रांसफर किया गया तो IMPS के तहत वो ट्रांसफर किया गया था मुझे। तो जब मैंने टैक्स में दिखाया उसको, तो टैक्स से मेरा नोटिस आया था इस बारे में, और ये नोटिस ये था कि IMPS के इस पैसे को आप टैक्स में कैसे दिखा रहे हो, समझ रहे हो। वो कह रहे हैं कि अगर आपके खाते में आ रहा है तो मोबाइल से आ रहा है, तो मोबाइल से अगर आ रहा है तो इसका तात्पर्य हो गया क्या कि आपके मित्र ने, आपके दोस्त ने, सगे संबंधी ने, हो सकता है आपको उपहार के रूप में या किसी अन्य कारणों से पैसा दिया हो, आपकी सोर्स ऑफ इनकम का भाग ना हो। बकायदा इस पर नोटिस आया था मुझे, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया था, वो 2.5 लाख रुपया था,
तो 2.5 लाख रुपया ट्रांसफर हुआ था, तो मैंने उसको दिखा दिया आईएमपीएस में कि आईएमपीएस के थ्रू, और क्योंकि टैक्स में तो फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट, तो उसमें ये शो हो रहा था। अब पता नहीं वो थोड़ा सा खार भी खाया हुआ हो, कुछ भी हो, तो ऐसा होता नहीं है। इनकम टैक्स वाले इतने कहाँ फुर्सत होती है उनमें, वो तो ओके ओके करते जाते हैं। बड़ा कोई मुर्गी दिखता है तब पकड़ते हैं वो। लेकिन उन्होंने मुझे नोटिस भेजा था, और फिर जब मेरे सीए ने बात किया तो ये पता चला कि आईएमपीएस के अंतर्गत आने वाले पैसे को आप टैक्स बचाने के लिए भी प्रयोग कर सकते हो। मतलब मैं इनसे किससे मांगता रहूं पैसा, ठीक है, 10 लाख रुपए तक आपका आ सकता है यहां, हाँ ठीक है। तो अब इनके यहां से तो आईएमपीएस से ही आता है, अभी नहीं बजा था 1 घंटी, ठीक है। तो आरटीजीएस और एनईएफटी के तहत इस तरह से चीजें रिप्रेजेंट हुई थी। लेकिन अब देखो बैंक अकाउंट में अगर दिखने लगेगा तो हो सकता है इस पर क्वेश्चन मार्क लगा दें वो, ठीक है, हो सकता है लगा दें। क्लास में बज रहा है ये, अच्छा। अब एक और बचा है आपका, ये हो गया तकनीकी के विस्तार। अब बचा है एनपीए। एनपीए भी था ना सिफारस, एनपीए गैर निष्पादन पर संपत्तियां। ठीक है, ऐसी पर संपत्तियां जिनकी वापसी, जिनके ब्याज एवं मूलधन की वापसी, ब्याज एवं मूलधन की वापसी, वापसी 90 दिन से नहीं हुई हो, दिन से नहीं हुई हो, एनपीए कहलाती है। शंका को क्या बोलते हैं? डाउट को, हैं? संदेह। देखो, गैर निष्पादन पर संपत्तियां वो होती हैं जिनकी मूलधन की वापसी और ब्याज की वापसी कितने दिन से नहीं हुई हो? 90 डेज से।
उनको हम कहेंगे गैर निष्पादन परिसंपत्तियां। अर्थात गैर निष्पादन परिसंपत्तियों की बैंकिंग रूप से एक तरह से वे परिसंपत्तियां होती हैं जिनसे कोई आय ना हो रही हो बैंकों को, जिनसे बैंकों को कोई आय प्राप्त ना हो रही हो, प्राप्त ना हो रही हो। ठीक है, ऐसी परिसंपत्तियां जिनको बैंकों से क्या आय प्राप्त ना हो रही हो, ठीक है, इनकम ना जनरेट हो रही हो बैंकों का, पैसा कहीं फंस गया बैंकों का जो लोन दिया था, और पैसा फंस गया है, कितने दिन से नहीं हुई है, 90 डेज। यहां जब स्टैंडर्ड एनपीए 90 दिन, अगर एक तरह से 90 दिन से थोड़ा सा ज्यादा रहता है, ठीक है, 90 दिन के रूप में एक तरह से एनपीए क्या रहता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो वो कहलाता है स्टैंडर्ड, मतलब 90 डेज तक रहता है, एक दो दिन या 3 दिन वो निकला है। ठीक है, अगर 90 दिन से बहुत ज्यादा निकल गया एनपीए तो वो क्या कहलाने लगता है, डाउटफुल, एक तरह से कंडीशन में। और ऐसे एसेट्स जो क्या कर दिए जाते हैं, कहां डाल दिए जाते हैं, बट्टे खाते का मतलब है कि इनकी रिकवरी होगी, ये काउंटिंग में तो है, लेकिन जो रिकवरी वाला पैसा है वो हो सकता है कि माइक नहीं चल। गुड मॉर्निंग। अरे मैं सो के आया हूं। मॉर्निंग का तात्पर्य ये नहीं होता है कि सुबह ही बोला जाए, जब पहली मुलाकात होती है तो उसे मॉर्निंग बोला जाता है। बोले सर साबित तो कर ही लोगे आप, है हम लोग बैंकिंग सुधार पर थे, ठीक है, तो पहला सुधार नरसिम्हन कमेटी का क्या था, बैंकों को अपना ब्याज दर स्वयं निर्धारण करने दिया जाए। पहले संकल्पना आई बीपीएलआर, दूसरी कंडीशन आई आधार वर्ष, और तीसरी कंडीशन आई एमसीएलआर। ठीक है, अर्थात मार्जिनल कॉस्ट के बेस पर क्या किया जाए, इंटरेस्ट रेट तय किया जाए। ठीक है, दूसरा इनका सिफारिश क्या था, सीआरआर और एसएलआर को कम किया जाए, सीआरआर और एसएलआर को कम किया जाए। ठीक है,